अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल तारीख रात। इस कदर गर्मी में पसीने से शराबोर थी। गर्मी की शिद्दत ने मुझे सर से लेकर पांव तक पिघला कर रख दिया था। मैं उस अनजाने और वीरान सुनसान रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अजीबोगरीब था और बस बेंच पे बैठी थी। उसकी शक्ल भी खौफनाक किस्म की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई थी और उस बेंच की बैक साइड पे ही उसके होंठ भी बनाए गए थे, जिनसे बेबहा खून बहने के निशान थे। मेरा नाम दानिया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बाबा एक मामूली स्कूल टीचर हैं। हम 5 बहन भाई हैं, जिनमें 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। डॉक्टर बनने का मुझे बचपन से बेहद शौक था और मेरे अब्बा का भी शौक था कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल डॉक्टर बन जाऊं। अब्बा खुद भी पढ़े लिखे थे और वो अपने बच्चों को भी आला तालीम दिलवाना चाहते थे। यही वजह थी कि वो पढ़ाई के मामले में हम सब पर काफ़ी सख्ती करते थे। मैं भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने शुरू से डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था। हमारी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था, इसलिए मैं हमेशा यही सोचती कि मैं जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी तो मेरे अब्बा पूरे ख़ानदान में सर उठाकर चलेंगे और फ़ख्र से कहेंगे कि उनकी बेटी एक अच्छी डॉक्टर है। इसलिए मैंने दिल लगाकर दिन रात एक एक करके बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैट्रिक तक तो मैं आला नंबरों से कामयाब हुई, लेकिन जैसे ही एफएससी में पहुंची उन्हीं दिनों मेरी अम्मी की डेथ हो गई। एक तो दिल को सदमा इतना था। मेरी माँ की अचानक मौत मेरे दिल को बहुत परेशान कर गई। ऊपर से बहन भाइयों की जिम्मेदारी, ये सब कुछ संभालना मेरे लिए मुश्किल होता चला गया। इसलिए मेरी पढ़ाई में भी तवज्जो कम होती गई, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने अच्छे ना आए। एंट्री टेस्ट में भी अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर भी मुझे पूरे पंजाब में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका था। अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होते तो वो मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करवा देते, लेकिन इतने हमारे वसाइल ना थे, क्योंकि अब्बा एक स्कूल टीचर ही तो थे। उनकी तनख्वाह में जैसे तैसे करके हम अपने घर का गुजारा करते थे। लेकिन मैं और मेरे अब्बा हम दोनों ही चाहते थे कि मैं काबिल डॉक्टर बनूं, और मेरा शुरू से यही ख्वाब था और पूरे ख़ानदान में मैंने यही बात फैलाई हुई थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अब किसी तरह मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्हीं दिनों अब्बा के किसी जानने वाले ने बताया, अगर आपकी बेटी को यहाँ दाखिला नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे सूबे में माइग्रेशन करके इसका दाखिला करवाएं। अब्बू ने ऐसा ही किया। इस मामले में अब्बू ने मेरे खालू से बात की, जो सिंध में रिहाइश पजीर थे। खालू खुद भी तालीम के शोबे से ही वाबस्ता थी। उन्होंने जैसे तैसे करके मेरा दाखिला सिंध के एक मेडिकल कॉलेज में करवा दिया था। वहाँ मुझे आसानी से दाखिला मिल गया। मैं बहुत खुश थी कि मैं अब एक डॉक्टर बनूंगी। मैंने रेल के ज़रिए ही खाला के घर जाना था, और जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं होती मुझे खाला के घर रहकर अपनी तालीम मुकम्मल करना थी। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मुझे ये सब भी मंजूर था। मेरे घर से दूर जाने पे मेरी बहन भाई सभी बहुत ज़्यादा उदास थे। मैंने भी सारी रात बेचैनी में ही गुजारी थी, क्योंकि मैं कभी भी घर से दूर नहीं रही और मुझे इतना लंबा सफ़र भी अकेले ही करना था। मुझे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। हालांकि घर से कॉलेज तक का रास्ता मैं अकेले ही तय करती थी, लेकिन कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया। अब्बा ने मेरी रेल गाड़ी की टिकट करवा दी। शाम को मैंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर अपनी सारी पैकिंग वगैरह की। अपना सारा सामान ज़रूरी पैक किया, ताकि खाला के घर जाकर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इससे पहले मैं कभी खाला के घर रहने नहीं गई। सुबह 9 बजे रेलवे स्टेशन के लिए निकलना था। अब्बा मुझे साथ लेकर रेलवे स्टेशन गए। रेल की टिकट तो पहले ही खरीद ली। मैं बहुत परेशान थी और बार बार बस यही कह रही थी कि इतना लंबा सफ़र न जाने कैसे तय होगा। अब्बा मुझे तसल्लियाँ देते रहे। पहले कभी भी मैं अकेले सफ़र करने में इतना नहीं घबराई, लेकिन अगर अपना शहर में कहीं जाना आना होता तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन ना होती। लेकिन वो दूसरे शहर दूसरे सूबे में जाना था, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान थी।
जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, हर तरफ गहमा गहमी का समा था। बहुत से लोग अपनी फैमिलीज के साथ सफर पे रवां थे। मैं जिस डिब्बे में बैठी थी उसमें एक अजीब बात थी कि ये इंतहाई किस्म का सुनसान था। इसमें मेरे साथ कोई भी सवारी ना थी। मैं जाकर बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठ गई और मैं खुद को बहुत ही मुतमईन और पुरसकून महसूस कर रही थी, क्योंकि लोगों के हजूम में मैं थोड़ा सा हिचकिचाती थी। इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई भी अजनबी मेरे साथ सवार नहीं है। अब्बा मुझे खुदा हाफिज कहकर वहां से जा चुके थे। कुछ ही देर के बाद उस ट्रेन में एक अजनबी आकर बैठ गया, जिसने अपना मुंह चादर में छुपाया हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ही अजीब सा शख्स लगा था, लेकिन मैं इसको इग्नोर करते हुए अपने बैग से किताब निकालकर पढ़ने लगी थी। मैं पढ़ने में काफी मगन थी। जैसे ही मैंने नजरें उठाकर उस आदमी की तरफ देखा तो वो मुसलसल मुझे ही घूरे जा रहा था। मुझे उसका यूं देखना बहुत अजीब लगा। न जाने ये क्यों मुझे ऐसे देख रहा था। मैंने किताब वापस बैग में रखी, बैग अपने साथ लिया और ऊपर जाकर लेट गए, क्योंकि सफर काफी लंबा था। इतने सफर में बैठे रहना बहुत मुश्किल था। गाड़ी एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हर तरफ सुनाटा ही सुनाटा था। पता नहीं क्यों अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था। नीचे सीट पे बैठे आदमी की तरफ जैसे ही मैंने देखा, वो भी अब चादर लिपेटे सीट पर ही लेट गया। मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि उसकी नजरें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, और वो था भी तो मर्द। मैंने सोचा थोड़ी देर में सो लेती हूँ, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। गाड़ी मुसलसल चलती जा रही थी और गाड़ी जंगलों में से गुजरती रही। न जाने सिंध के इलाके में जाने वाले ये रास्ते कैसे हैं, कितने अजीबो गरीब और खौफनाक किस्म के रास्ते हैं। क्योंकि मैं सफर पहली दफा कर रही थी, हालांकि घर में एक दफा भी ना गई। जब भी मिलने को दिल करता तो खाला अपने बच्चों के समेत हमारे घर आ जाया करती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तेज किस्म की आंधी चलने लगी है। उस आंधी ने पूरे माहौल को पुरखौफ बना दिया था। न जाने ये जंगलात तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। आबादी का तो कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे गई तो अचानक से रुक गई। मैंने अपना मुंह उठाकर खिड़की से देखा तो उसके बिल्कुल सामने थी। बाहर काफी अंधेरा छा चुका था। इससे मुझे महसूस हुआ कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और किसी चरिंद परिंद की आवाज नहीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि इंसानों के साथ साथ तमाम जानवर भी सो चुके हैं। रेलगाड़ी में भी बिल्कुल सुनाटा छाया हुआ था। कोई भी बंदा बशर हरकत नहीं कर रहा था, ऐसे जैसे सबके सब सो गए। मैं गाड़ी में बैठी थक चुकी थी। मैं नीचे सीट की तरफ आई। जैसे ही मैंने खिड़की में बाहर की जानिब झांका तो मुझे थोड़े से फासले पर एक बहुत ही रोशन रेलवे स्टेशन नजर आया। मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि अब मेरी भूख भी जागने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खा पी लूं, और मैं चाय पीने की इतनी आदी थी कि मैं दिन में 4-4 दफा चाय पिया करती थी। एक दफा भी मैंने चाय आज नहीं पी, और मेरे सामने वाली सीट पर जो आदमी था वो भी गाड़ी से नीचे उतर गया। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं भी रेलगाड़ी से निकलकर उस स्टेशन जाऊं और मैं कुछ खा पी लूं। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और रेलवे स्टेशन में इधर उधर देखने लगी। रेलवे स्टेशन तो काफी खूबसूरत था, लेकिन यहाँ का नक्शा बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब था। लेकिन न जाने ये कैसा रेलवे स्टेशन था, क्योंकि जहाँ से हम आए थे वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी थी, और खाला लोगों से अक्सर सुना था कि पंजाब की निस्बत सिंध में काफी गर्मी होती है। बताते थे कि लेकिन इतनी सर्दी में तो ऐसी गर्मी नहीं हो सकती। मैं इतनी शदीद गर्मी महसूस कर रही थी। मैं इस कदर गर्मी में पसीने से शराबोर थी कि गर्मी की शिद्दत ने मुझे सर से लेकर पांव तक पिघला कर रख दिया था। न जाने मुझे इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही थी, और मैं उस वीराने सुनसान रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अजीबो गरीब था, और जिस बेंच पर मैं जाकर बैठी थी उसकी शक्ल भी खौफनाक किस्म की थी। ये सीमेंट का बना बेंच था, जिसकी पिछली साइड, जिसके साथ मैं टेक लगाकर बैठी थी, उस पे बड़ी बड़ी आंखें बनी थी और इंसानी शक्ल के ही होंठ बने हुए थे, जिनसे खून के कतरे बहने के निशान छुपे हुए थे। पहले तो मैं उस बेंच से थोड़ी खौफजदा हो गई, लेकिन फिर दिल में सोचा बनाने वाले ने क्या सोचकर इसे बनाया होगा। ऐसे जैसे किसी को डरा रही है।
मैं ये सोचती हुई उस बेंच पर बैठी थी कि मुझे अब्बा ने यह भी बताया था कि गाड़ी जब किसी रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो तकरीबन आधा घंटा तो रुकती है, जिससे मुसाफिर बाहर निकलकर थोड़े से फ्रेश हो लेते हैं और जिसने कुछ खाना पीना हो वो खा पी लेते हैं। मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैं सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही थी। चाय पीने की आदी थी, चाय के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए सबसे पहले मैंने चाय को तरजीह दी। चाय का ख्याल दिल में लिए मैं चाय के स्टॉल की तरफ चल दी। चाय के स्टॉल में अजीबो गरीब किस्म के बर्तन थे जिनमें एक आदमी चाय बना रहा था। मुझे उस आदमी की शक्ल भी कुछ अजीब लगी। न जाने ये उस इलाके के लोग कैसे होते हैं, कैसी इनकी चॉइस होती है। हर चीज़ ही मुख्तलिफ किस्म की है यहाँ पे। तो मैं अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी कि तभी वो मुझे पूछने लगा, आपको क्या चाहिए? मैंने बोला, जी एक कप चाय चाहिए। इतनी बात कहकर मैं दोबारा से जाकर बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो वही आदमी जिसके इतने लंबे नाखून थे, मुझे उसे देखकर घिन महसूस होने लगी। कैसा इंसान है, कभी नाखून भी नहीं काटे और चाय का स्टॉल लगाकर बैठ गया है। जैसे ही मैंने उसके हाथ से चाय का कप लिया, उस कप पे भी अजीबोगरीब किस्म की शक्ल थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस कप के अंदर देखा तो मेरा दिल खराब होने लगा। उसमें एक अजीबोगरीब किस्म का शरबत था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसमें खून शामिल किया गया हो। तभी मैं देखकर बोली, क्या ये चाय है? ऐसी चाय होती है? वो आदमी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, और कैसी चाय होती है? मैं उसके इस अंदाज पर बहुत हैरान हुई। मैंने कहा, नहीं, मैं ये चाय नहीं पीऊंगी। ये चाय नहीं, ये तो अजीबोगरीब किस्म का शरबत है, ऐसे जैसे मरीज को कोई दवा दे रहा हो। मैंने तो दिमागी तस्कीन के लिए चाय पीनी है। ऐसे लग रहा था जैसे वो आदमी मुझे कच्चे खा जाएगा। मैंने वो चाय लेने से इनकार किया तो वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कप वापस लेकर चला गया। फिर मैंने सोचा, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। फिर पता नहीं अगला स्टॉप कब आए, तब तो मैं भूख से निहाल हो जाऊंगी। फिर मैंने सोचा, तो ऐसे तो गुजारा ना होगा, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। एक साइड पे एक आदमी ढाबे टाइप बने होटल पे खाना बना रहा था। मैंने सोचा मैं खाना खा लेती हूँ, पेट में कुछ सहारा होगा तो अगला सफर आसानी से गुजर जाएगा। तभी मैं उस ढाबे पर चली गई। यहाँ मेरी हैरानगी और मजीद बढ़ गई। यहाँ जो चीज़ें मुझे देखने को मिली वो उस चाय से भी ज़्यादा हैरानकुन थी। वो आदमी जो सालन पका रहा था, उस सालन के अंदर इंसानों की कटी हुई उंगलियां और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा थे। मैं ये देखकर खौफ से चीख उठी, ये सब क्या है? ये लोग कैसे हैं? कैसी कैसी चीज़ें खाते हैं? मेरी ये चीख सुनकर वहाँ पे बैठे सब लोग अजीबोगरीब नज़रों से मुझे देखने लगे, ऐसे जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक हूँ। हर कोई मुझे ही अजीबो नज़रों से देख रहा था। मैं दोबारा से डरी सहमी उसी बेंच पर जाकर बैठ गई। न जाने मेरे साथ ये क्या हो रहा था। क्या जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो सब वही खून वाला शरबत पी रहे हैं और वही इंसानी हड्डियों का सालन खा रहे हैं? मैं ये सोच सोच के हैरान हो रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वाले बेंच पर वही आदमी आकर बैठ गया जो मेरे साथ रेलगाड़ी में सवार था। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरे साथ का कोई मुसाफिर तो इस रेलवे स्टेशन में है, क्योंकि इस गाड़ी से कोई दूसरा मुसाफिर उतरा भी ना था। तभी वो मेरे पास आया और कहने लगा, क्या तुम कुछ खाओ पियोगी नहीं? ऐसे भूखे ही सफ़र करना है और वैसे भी अब तुम्हें ऐसे खाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं उसकी इस बात पे हैरान हुई कि ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा खाना नहीं खाती। तभी वो बोला, तो फिर तुम कैसा खाना खाती हो? इससे बेहतर खाना तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारी अपनी दुनिया में भी नहीं। उसकी ये बात मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये क्या कह रहा है? तभी उसने एक आदमी को हाथ का इशारा किया। वो एक बड़ी सी अजीबोगरीब किस्म की ट्रे में मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे मेरे पास आ गया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन खानों की तरफ गई तो मेरे दिल को मितली होने लगी। उसमें वही इंसानों के मुख्तलिफ अज़ा का पका हुआ सालन था और साथ में बहुत बड़ी बड़ी अजीबोगरीब रोटियां थी। जैसे ही उसने वो मेरे आगे रखी, मैं एकदम से गुस्से से फनकारती हुई खड़ी हुई।
جب میں نے بول دیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا تو پھر کیوں مجھے لا کر دے رہے ہو؟ تبھی میں اٹھ کر ریل گاڑی کی طرف جانے لگی، لیکن ریل گاڑی تو اپنی پٹڑی پر موجود ہی نہ تھی، اور یہ جو پٹڑیاں یہاں بنی تھی یہ عجیب و غریب قسم کی ترچھی لائنوں میں بنی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، کہاں سے نکلتی ہے۔ میرا دماغ تو گھوم کر رہ گیا۔ نہ جانے یہ کیسی پٹڑیاں تھی، لیکن وہ ریل گاڑی کہاں گئی جس میں میں نے اپنی خالہ کے گھر جانا تھا؟ وہ تو ریل گاڑی ہی یہاں سے غائب تھی۔ اب تو میں بالکل رونے والی شکل لیے وہاں پر کھڑی تھی۔ اسی وقت وہی شخص جو میرے ساتھ گاڑی میں سوار تھا پھر سے میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جس گاڑی کا آپ انتظار کر رہی ہو وہ اب کبھی دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ یہاں بہت سی گاڑیاں آتی ہیں، لیکن وہ گاڑیاں تمہیں تمہاری منزل تک نہیں لے کر جائیں گی۔ اس آدمی کی باتیں مجھے مزید کشمکش میں ڈال رہی تھی، تو میں کہنے لگی، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی وہ ریل گاڑی جس میں میں سوار تھی؟ اور تم بھی تو اسی ریل گاڑی کے سوار تھے نا؟ وہ بولا، ہاں، لیکن میں تو اس ریل گاڑی میں سوار صرف تمہارے لیے ہوا تھا، تمہیں یہاں لے کے آنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں تو ریل گاڑی کا سٹاپ ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں پر اتری تھی۔ وہ بولا، نہیں، یہ تمہارا وہم تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہاں سے بہت زیادہ خوفناک قسم کے عجیب و غریب آدمی اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ سب کے سب میرے ارد گرد جھرمٹ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی شکلیں بہت خوفناک اور پر اسرار قسم کی تھی۔ ان کے بڑے بڑے نوکیلے دانت، ان کی کالی سیاہ رنگت، ان کے چہرے کی لٹکتی ہوئی جلد، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ انسان نہ ہو، کچھ اور ہی مخلوق ہو۔ اور سچ میں وہی ہوا جس کا مجھے ڈر بھی تھا۔ تبھی اس آدمی نے مجھے بتایا جو میرے ساتھ گاڑی میں سوار تھا کہ تم اب انسانی دنیا میں نہیں ہو، تو ہم جنات کی دنیا میں تم آ چکی ہو، اور یہ ریلوے اسٹیشن جو تم دیکھ رہی ہو یہ بھی جنات کا ہی ہے۔ میرے جسم سے بے پناہ پسینہ بہہ رہا تھا، میری ٹانگیں خوف کے مارے کپ کپا رہی تھی، میرے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میری زبان ایسے جیسے بالکل بند ہو گئی، مجھ میں کچھ بھی کہنے کی ہمت باقی نہ تھی۔ تبھی وہ بولنے لگا، اب یہ سوچو کہ تم یہاں آ گئی ہو، یہاں سے جاؤ گی کیسے؟ کیونکہ یہاں آج تک جو انسان آیا ہے وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ یہ جو تم انسانوں کے عذاب والا سالن دیکھ رہی تھی نا، یہ انہیں انسانوں کا ہے جو یہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری خوراک کا حصہ بنتے ہیں۔ آج تم بھی سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب جلد ہی تم بھی ہماری کھانے پینے کا سامان بنو گی۔ میں اپنے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے جنات کی دنیا میں آ سکتی ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جنات کا ریلوے اسٹیشن نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ روح بدل کر مجھے ڈرا رہی ہو، تم کوئی لوٹ مار کرنے والے ہو۔ تبھی میں نے دیکھا وہ آدمی مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ رہے تھے، میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک نے مجھے اٹھا کر فٹ بال کی طرح دور پھینکا۔ تکلیف سے میں کرا رہی تھی، ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ میں نے اٹھنے کی ہمت کی، لیکن میں اٹھ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اپنی ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بے رحم نے مجھے اس شدت سے گرایا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں آسمان سے گر کے زمین پر آئی ہوں، اور اب میری کچھ سانسوں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ مجھے موت اپنے بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے پیچھے سے کسی نے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ جیسے ہی میں سیدھی ہوئی پھر وہ بولا، اب یقین آیا تمہیں کہ یہ انسانی دنیا ہے یا جنات کی دنیا؟ یہ جنات کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں سے صرف اور صرف جنات کی ریل گاڑی آتی اور جاتی ہے۔ تم انسانوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں، اور تم نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی تم یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب اس غلطی کا خمیازہ کیسے بھگتو گی سوچو، اب تمہارا کیا ہوگا؟ وہ خوفناک قسم کا آدمی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اب تم زندہ نہیں بچو گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاس کھڑے تمام خوفناک قسم کے لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اتنی بھیانک ہنسی تھی کہ میں نے بے ساختہ ہی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تبھی ان میں سے ایک جن نے بڑھ کر مجھے فٹ بال کی طرح دوسرے کی طرف پھینکا، تو بالکل جس طرح فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے اسی طرح
मेरे वजूद को इधर से उधर फेंकने लगे थे। मैं चीख चीख कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो, मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे बता दो। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तभी मुझे ड्रम की आवाज़ आई, ऐसे लग रहा जैसे कोई ड्रम बहुत तेज़ी से बजाता हो। वहाँ पे खड़ा हर आदमी उस ड्रम की आवाज़ से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तभी एक बहुत लंबी खौफनाक किस्म की काली स्याह काले बालों और बड़े नुकीले दांतों वाली औरत वहाँ पर नमूदार हुई। मुझे देखकर बोली कि ये इंसानी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसको जल्दी से मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। इतनी बात कहकर 2-4 लोगों के साथ वो आगे बढ़ गई। तभी 2 आदमी मुझे घसीटते हुए एक बहुत बड़े हाल में लेकर गए। उस हाल में एक ऊंची जगह पे खौफनाक किस्म की कुर्सी थी जिस पर इंसानों की खोपड़ियां लटकी हुई थी, और वही खौफनाक किस्म की औरत जो ड्रम बजाने पे आई थी वो बुरजमान थी। मुझे देखते ही वो बोली, ए आदम सादी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें यहाँ के खतरात और नुकसानात का पता नहीं था? तभी मैंने अपने हलक से थूक निकलते हुए जवाब दिया, मैं तो अपनी खाला के पास जा रही थी। जैसे ही रेलवे स्टेशन आया मैं उतर गई कि कुछ खा पी लूं। तभी वहां आसपास खड़े तमाम खौफनाक लोग मुझे खिलखिलाकर देखकर हंसने लगे और बोले, खा लिया कुछ? अब तो तुम ही हमारी खुराक थी। उस मलका जिन्नात ने हाथ के इशारे से इन सबको चुप करवा दिया और बोली, तुम इंसान कभी भी किसी भी वक्त हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती हो, और हम तुम इंसानों को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि तुम माफ़ी के काबिल भी नहीं हो। तुम लोग जो करते हो उसका नुकसान भी तुम्हें खुद उठाना पड़ता है। मैं उसकी इस बात पर हैरान थी। तभी वो बोली, आज से 100 साल पहले इन इंसानों की वजह से मेरी ज़िंदगी में एक कहराम मचा था जिसने मेरी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख दिया था। उस वक्त से लेकर अब तक मुझे इंसानों से बहुत नफरत है, और मैं जब कहीं इंसान देख लूं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे कच्चा चबा जाऊं। लेकिन तुम वाहिद लड़की हो जिसको मैंने मारने का अभी तक हुक्म ना दिया। न जाने मुझे तुम में ऐसा क्या नजर आ रहा है। ये मलका जिन्नात अपने दांतों को पसीजती हुए बोली, तुमने हमारे रेलवे स्टेशन पर उतरकर बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती का असाला भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मैं डर की सिर्फ हाँ बोल सकी थी। वो मलका जिन्नात मुझसे मुखातिब हुई कि मंजूर है, तो हमारी एक शर्त है, अगर तुम ये शर्त मान लेती हो तो हम तुम्हें आज़ाद करेंगे, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें हमारी बांदी बनकर रहना होगा। मलका जिन्नात मुझे बार बार अपनी नफरत का निशाना बना रही थी और इतनी नफरत अंगेज बातें कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि बस अब ये मुझे मार डालेगी। अब किसी तरह भी मैं इनकी गिरफ्त से नहीं बच सकती। वो फिर से बोली, बोलो क्या हमारी शर्त मानने को तैयार हो? तभी मैंने सोचा कि दानिया किसी न किसी तरह तो अपनी जान बचानी है, इसलिए जो ये शर्त रखते हैं वो तुम मान लो। अब न जाने वो शर्त कैसी होगी, क्योंकि उनकी हर चीज़ ही बहुत अजीबो गरीब थी। उनकी शर्तें भी अजीब होंगी। मैं ये बात मुसलसल सोचे जा रही थी। तभी सोचते हुए मैंने न जाने क्यों हाँ बोल दी। ठीक है, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी दुनिया में भेज दें, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए मैं आज़ादी चाहती हूँ। तो मलका जिन्नात कहने लगी, ठीक है, आज से 100 साल पहले की बात है। मेरे 7 बेटे थे। वो सातों बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनमें से एक बहुत जिद्दी था। अभी उसकी उम्र भी बहुत थोड़ी थी। तभी वो मुझसे बार बार इसरार करने लगा कि उसे इंसानी दुनिया देखनी है, लेकिन मैं उस इंसानी दुनिया में नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं इन इंसानों के बारे में सब कुछ जानती थी कि ये कैसे होते हैं। ये अपने मकसद के लिए कभी भी किसी को कैद कर सकती हैं। मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन वो बाज़िद था कि वो इंसानी दुनिया में जाकर रहेगा। जैसे ही मैंने उसको इंसानी दुनिया में जाने की इजाज़त दी, उसके दूसरे 6 भाई भी उसके साथ जाने को तैयार हुए। वो सब के सब एक साथ इंसानी दुनिया में जाना चाहते थे। उनके ख्याल में इंसानी दुनिया बहुत खूबसूरत थी। मैं खुद उन्हें इंसानी दुनिया छोड़ के आई और मैं इनका ठिकाना कब्रिस्तान के एक बहुत बड़े बरगद के दरख्त पर बना दिया कि तुम सातों भाई यहाँ आराम से रहो और मैं वक्तन फवक्तन यहाँ पर चक्कर लगाती रहूंगी।
क्योंकि मुझे अपने कबीले के काम भी संभालने थे। मैंने अपने शौहर बादशाह जिन्नात को भी वक्तन फवक्तन इंसानी दुनिया में चक्कर लगाने को कहा ताकि हम अपने बच्चों के हालात से बाखबर रह सकें। लेकिन उन्हीं दिनों हमारे कबीले पर एक मुश्किल घड़ी आ गई। हमारे कबीले की जिन्नात के दूसरे कबीले के साथ दुश्मनी चल रही थी और दोनों कबीलों के दरमियान जंग शुरू हुई। हम दोनों मियाँ बीवी उस जंग में अपने बच्चों को जैसे भूल गए और अपनी आवाम को बचाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की। उन्हीं दिनों इस कब्रिस्तान में किसी आमिल ने चिला काटा था और उसने उस चिले में हमारे 7 के 7 बेटों को कैद किया। और जैसे ही हमने पता करवाया तो हमें मालूम हुआ। फिर उसने एक दरबार पे एक खास किस्म का कमरा बनवाया हुआ है जहां पर बहुत से ताकतवर खौफनाक जिन्नात कैद हैं। हमारे बेटों को भी वहीं कैद किया गया। अब वो दरबार क्योंकि पाक जगह है, वहां पे जिन्नात नहीं जा सकते और वो जो दूसरे जिन्नात हैं जिनको उन्होंने कैद किया हुआ है वो भी एक खास किस्म के कमरे में है जिसमें जादुई ताला लगा है और उस ताले को कोई इंसान ही खोल सकता है। हम जिन्नात तो उसके आसपास भी नहीं भटक सकते क्योंकि इसमें बहुत से अमल किए होते हैं। 100 साल से बहुत से इंसान यहाँ पर आए लेकिन कोई भी मेरे बच्चों को रिहा करवाने में कामयाब ना हुआ। बहुत से तो ये काम करने से इनकार ही कर देते। अगर कोई मानता भी तो वो ये काम नहीं कर पाता जिसकी वजह से मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। उन्हीं इंसानों की हड्डियां और गोश्त हम जिन्नात खाते थे क्योंकि मुझे इन इंसानों का गोश्त खाने में बहुत मज़ा आता है जिन्होंने मेरे बच्चों को 100 साल से कैदी बनाया हुआ था। ये अपनी जवानी को उसी कैद में ज़ाया कर रहे थे और उनकी सारी की सारी ताकतें बिल्कुल बेकार हो गई। अगर तुम मेरे उन 7 बेटों को रिहा करवा देती हो तो तुम्हें इतना कुछ दूंगी कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। और अगर तुम इन्हें रिहा नहीं करवा पाई तो फिर तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जाओगी। अब बोलो, क्या मेरी सारी बातें सुनने के बाद भी तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो? तभी मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे बेटों को रिहा करवाऊंगी। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर मैं इनको रिहा नहीं करवा पाई तो क्या सारी उम्र मैं इन जिन्नात की कैद में रहूंगी या फिर इनका खाना बन जाऊंगी? जो भी था, अब मुझे ये कदम उठाना ही था। मैंने हर चीज़ अपने अल्लाह के करम पर छोड़कर उस मलका जिन्नात के 7 बेटों को रिहा करवाने के लिए तहैया कर लिया। तभी मैंने उस मलका जिन्नात से पूछा, लेकिन मुझे तो इस दरबार का ही नहीं पता और मैं तो जिस रेलगाड़ी में आई थी वो रेलगाड़ी भी नहीं, तो फिर मैं कैसे उस दरबार तक पहुंचूंगी? तभी वो मलका जिन्नात बोली, इस चीज़ की तुम फिक्र ना करो, तुम्हें उस दरबार तक पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन तुम इतना सोच लेना कि तुम हमारे हिसार में हो और किसी तरह भी तुम चालाकी नहीं कर सकती, ना ही तुम वहां से भाग सकती हो, क्योंकि अगर तुमने कुछ ऐसा अपने जहन में सोचा भी तो दोबारा से हमारी इस जिन्नाती दुनिया में आओगी। जब तक तू हमारा काम पूरा नहीं कर देती तब तक तुम आज़ाद नहीं हो। मैं मलका जिन्नात की ये बात सुनकर थोड़ी खौफजदा भी हुई, लेकिन मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि अब किसी न किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़वा कर रहूंगी। ऐसा तब ही मुमकिन था जब मैं उसके 7 बेटों को वहां से रिहा करवा देती। तभी मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, आ मुझे उस दरबार में पहुंचा दें। तभी मलका जिन्नात ने हाथ की ताली बजाई और खौफनाक किस्म के बहुत ही ऊंचे कद वाले जिन्नात वहां पर हाजिर हुए। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा और उस हालनुमा कमरे से बाहर ले आए। मैं फिर दोबारा से उसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी जो कि बहुत अजीबोगरीब किस्म का रेलवे स्टेशन था। तभी मैंने देखा वहां पर उड़ती हुई एक रेलगाड़ी आई और वो आके उन तिरछी पटरियों पर रुक गई। तभी वो दोनों आदमी मुझे लेकर उस रेलगाड़ी में सवार हुए। वो रेलगाड़ी एकदम से दोबारा से उड़ी और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं यहाँ से गिरूंगी और नीचे गिर के मर जाऊंगी, क्योंकि वो रेलगाड़ी हवा में घूमती हुई जा रही थी। लेकिन वो दोनों जिन्नात बड़े आराम से उस घूमती हुई गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन मैं मुसलसल डर रही थी। तभी एकदम से वो गाड़ी नीचे की तरफ जाने लगी और फिर एक झटके से रुक गई। उन दोनों जिन्नात ने मुझे पकड़कर उस गाड़ी से निकाला। जैसे ही मैं उस गाड़ी से बाहर आई तो मैंने देखा मेरे सामने एक बहुत बड़ा दरबार था। इंसानी दुनिया को देखकर मुझे सुख का सांस मिला था,
پھر میں نے سوچا کہ وہ دنیا جہاں سے میں ابھی آئی ہوں وہ کتنی عجیب تھی۔ ہماری اس دنیا میں کتنا سکون ہے۔ اگر میں ملکہ جنات کا یہ کام نہ کر سکی تو وہ مجھے دوبارہ سے قید کریں گی اور پھر میں ہمیشہ کے لیے اس جنات کی دنیا میں رہوں گی اور وہ مجھے زندہ بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اب مجھے وہ کمرہ ڈھونڈنا تھا جس کمرے میں ملکہ جنات کے 7 بیٹے قید تھے۔ یہ دربار بہت بڑا تھا۔ جیسے ہی میں دربار میں داخل ہوئی تو مجھے تو کوئی بھی ایسا کمرہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کو بہت بڑا تالا لگا ہو، اور اگر میں یہ کمرہ دیکھ بھی لیتی تو میرے لیے بہت مشکل تھی کہ میں اس کو پہچانتی کہ آخر یہ کون سا کمرہ ہے، کیونکہ اس میں ارد گرد بہت سے کمرے بنے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کمرے کا پتہ لگواؤں، لیکن پورا دن گزر گیا، میں اس کام میں ناکام رہی۔ مجھے کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دربار سے باہر مجھ پر نظر رکھے ہے اور مجھے ہر حال میں ملکہ جنات کا یہ کام کرنا تھا، نہیں تو کبھی بھی میں دوبارہ اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی تھی۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس جانے لگے۔ دربار بالکل خالی ہو چکا تھا، تبھی مجھے وہاں کے درباری مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے اور بولے، بی بی تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے گھر چلو۔ اس وقت سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ یہاں پہ اپنی مرادیں سب لوگ دن میں مانگتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی یہاں پر نہیں رہتا اور تم اکیلی اور جوان لڑکی ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ وہ مجھ سے مسلسل سوال جواب کیے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں جھٹ سے بولی، میں مسافر ہوں اور میں لاوارث ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میں اس دربار میں 1-2 راتیں گزارنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی سہارا نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے دربار میں رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ یہاں تو اللہ کا ہر بندہ آ کر اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ تبھی وہ درباری میری طرف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک بوڑھی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی کوئی لاوارث عورت تھی۔ تبھی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کر بولی، کیا بات ہے بیٹی؟ تم اتنی رات کو ابھی تک دربار پہ بیٹھی ہو، کیا تمہارا بھی میری طرح کوئی گھر نہیں؟ تبھی میں نے جواب دیا، جی ہاں ایسا ہی سمجھ لیں، اس وقت میں بہت مجبور اور لاچار ہوں اور یہاں رہنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تبھی وہ ماں جی میری طرف دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی اور بولی، کوئی بات نہیں، تم میرے پاس ہی لیٹ جاؤ۔ اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ جو پچھلی سائیڈ پہ کمرہ ہے ادھر بہت سے خوفناک جنات کو قید کیا ہوا ہے۔ میں ماں جی کی اس بات پر تھوڑی چونک گئی اور اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں ان سے ایسے سوال جواب کروں تو کہیں ان کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ جیسے ہی دن کا اجالا ہوا میں پچھلی سائیڈ پہ بنے کمرے کی طرف گئی، جس کو ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا، جسے کھولنا میرے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ اس پر بہت ہی زنگ لگا تھا، جیسے کہ یہ تالا سالوں پرانا لگا ہو۔ میں کافی پریشان ہوئی کہ اب میں کیسے اس تالے کو کھولوں، کیونکہ جیسے ہی یہ تالا کھلتا وہ جنات آزاد ہو جاتے تو میں بھی ان جنات کی دنیا سے آزاد ہو سکتی تھی۔ کافی دیر پریشان بیٹھی رہی، لیکن مجھے پاس ہی پڑا ایک لوہے کی سلاخ نظر آئی۔ میں نے وہ اٹھائی اور رات کے آخری پہر میں نے اس سلاخ سے تالے کو توڑ ڈالا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اچانک سے ایک خوفناک چیخ آئی۔ چیخ کی آواز سن کر میں بہت ڈری تھی۔ یہ انہی 7 بھائیوں کی چیخ تھی جو سالوں سے یہاں پر قید تھے۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کہ کوئی ہوا سی دروازے سے باہر نکلی ہو۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی جنات ہیں جو یہاں سے نکل کر گئے ہیں۔ وہ 7 جنات آزاد ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ 2 جنات مجھے پھر سے جنات کی دنیا میں واپس لے گئے۔ ملکہ جنات بہت زیادہ خوش تھی اور میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگی کہ تم نے میرے بچوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد ملکہ جنات نے مجھے بہت سارا مال و دولت دیا اور مجھے کہنے لگی کہ ہم جنات بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، ہم تو اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، تمہارے انسانوں کی طرح ہماری بھی دنیا ہے، ہمارے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ جانور ہوں یا پھر انسان ہو۔ ملکہ جنات نے مجھے اپنے جادو کے اثر سے کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دیا تھا۔ میں اپنی خالہ کے گھر چلی گئی اور اپنی تعلیم کو
میں نے جاری کیا، اس واقعے کو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگر میں کسی کو یہ بات بتا دیتی تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔